जय हिंद साथियों। ये हमारी क्लास प्राचीन भारत की और इतिहास में केवल प्रैक्टिस में लूंगा। इसमें मैं पढ़ाने की अब मुझे लगता है कि टाइम नहीं है, क्योंकि इतिहास में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है समझाने में, पढ़ाने में। तो इसमें मैं केवल जो भी मुख्य मुख्य प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, और जो आ सकते क्या जरूर आते हैं, तो हम लोग प्राचीन भारत से 100 प्रश्न निकालेंगे, वो प्रैक्टिस में लेंगे। और मध्यकालीन भारत से भी 100 निकालेंगे और आधुनिक भारत से। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा चर्चा पहले की क्लास की कर लूँ, जो मैंने थोड़ा प्राइवेट कर दी है। उसमें हमारे जो टाइपराइटर हैं, मैंने उनको क्लास बनाने के लिए बोला था, लेकिन उन लोगों ने थोड़ा गलती की, और जिस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई। कुछ एक दो प्रश्न उसमें गलत टाइप हो गए थे, इसलिए वो मुझे प्राइवेट करना पड़ी। तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बात और, जो कुछ एक दो कमेंट और आए थे हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसके थे, लेकिन जो भी हमारे साथी क्लास से जुड़े हों और उनको लगता है कि बोरिंग हो रही है, मुझे पढ़ाना नहीं आता है, तो आपको यदि एंजॉय करना है लाइफ में, तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म डले हैं जहां आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। देखो, आप आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, आप लोग उससे कोई ज़बरदस्ती कर नहीं रहा है कि आप हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके पढ़िएगा, ना ही आप लोगों से कोई फीस ली जा रही है। जो ये हमारी मानवता के नाते यदि मुझे ज्ञान है और मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तो ये एक अलग बात है। लेकिन इसको थोड़ा एक गलत नज़रिए से मत देखना। आपको जहाँ अच्छा लगे, जहाँ आपका एंजॉय हो, जहाँ टाइम पास हो, वहाँ कर सकते हो। हाँ, यदि आपके नज़र में कोई ऐसी गलती लग रही हो तो आप बिल्कुल मार्गदर्शन करना है कमेंट में, चाहे मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डला रहता है, मुझे पर्सनली कॉल करके आप बता सकते हैं कि मित्र, दोस्त, यार, सर, कुछ भी मान लें, और कि आप थोड़ा इस क्लास में ये सुधार कर लें तो और अच्छा हो जाएगा, और जितने भी हमारे साथी हैं आरटीजीसीओ वाले, उनके लिए लाभदायक होगा। तो वो आपका स्वागत है, मेरे दरवाजे खुले हैं, आप बिल्कुल आप अपना सजेशन दे सकते हैं। लेकिन बाकी आपको लगता है कि आपको बोरिंग है, एंजॉय करना है, तो बहुत सारे हमारे अभी इंटरनेट मीडिया पे ऐसे प्लेटफॉर्म है, आप लोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे। देखो, अब मैं करंट का एक क्लास लूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कम से कम 4 क्लास लूंगा अब दिन में, और 20 से 25 मिनट की मेरी क्लास होगी। उसमें से हम लोग अब इतिहास की मैं क्लास नहीं लूंगा। इतिहास केवल हम लोग अब क्वेश्चन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो परिवर्तन में ज़्यादा केंद्र में रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। कम से कम 250 से 300 प्रश्न आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। 3 से 4 जो भी पूछे जाएंगे, इन्हीं में से आ जाएंगे। बाकी अन्य जो हमारे टॉपिक हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, उनको मैं आप लोगों को समझाते हुए और बिल्कुल निकलूंगा आगे, और उसमें फिर उनके प्रश्नों की तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन टॉपिक भी मैं आपको समझाऊंगा कि यदि कोई धोखे से यदि प्रश्न हम लोग नहीं ले पाए प्रैक्टिस में, और अलग कहीं यदि ऐसा कोई प्रश्न है, तो हम लोग उसको लॉजिक के आधार से सही निकाल दें। तो ये कोशिश रहेगी। बाकी अब हम लोग सीधे आते, ये हमारा प्राचीन भारत का है, और प्राचीन भारत में पहला ये प्रश्न है हमारा, द हिस्ट्रीज के रचनाकार है, इतिहास के जनक किसको माना जाता है। देखो, मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को एक ही प्रश्न में जानकारी ज्यादा मिल जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर मैं उस प्रश्न को जो महत्वपूर्ण की दृष्टि से मैं अलग से मुझे मजबूर होना पड़ता है डालने के लिए। तो ये इतिहास के जनक के रूप में धोखे से हमारा बहुत बेसिक सवाल है, और ये आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि हमारे हेरोडोटस साहब इतिहास के जनक माने जाते हैं, और द हिस्ट्रीज के रचनाकार है ये। अब हमारा दूसरा प्रश्न आते हैं हम लोग सीधे, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। आप लोगों को पता होगा कि कार्ल मार्क्स एक खूनी क्रांति, जो हमारी साम्यवादी क्रांति है, इसी से ये सारी जुड़ती है। उनको लगता है कि जब भारत या जब भी हमारे इतिहास में परिवर्तन होता है, तो उसका परिवर्तन जब होता है जब समाज में वर्ग संघर्ष हो, किसी जो स्थापित सत्ता हो उसको अन्य जो समाज द्वारा उखाड़ फेंका जाता है, और फिर एक नई सत्ता का स्थापना होती है, वहां से इतिहास उसको माना जाता है। तो ये हमारे कार्ल मार्क्स साहब हैं जिनका ये कथन है। एक द्वंदात्मक भौतिकवाद किसका कथन है, ये भी कार्ल मार्क्स साहब का है। और द्वंदात्मक भौतिकवाद का सीधा मतलब है कि जब कोई कानून, नियम, प्रथा में जब कोई द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है समाज और सत्ता के बीच, तो यहाँ द्वंद्व उत्पन्न होके और जो रियलिटी में उतरता है, और जब समाज उसको या वहाँ के नागरिक उसको अपदस्थ कर देते हैं, तो वही हमारा इतिहास कहलाता है। तो द्वंदात्मक भौतिकवाद भी हमारी कार्ल मार्क्स से। जितने भी हमारे थोड़ी विदेशी लोगों के नाम हैं, इनमें हम लोगों को एक एक करके सीख लेनी है। और
इनसे एक आध प्रश्न जरूर 100% बना देते हैं। जैसे कई यात्री किसी के हमारे भारत के राजाओं के शासनकाल में यहाँ आए हैं, उनने यात्रा की है और यहाँ भारत की खूबसूरतियां देखी है, कैसा किसका शासन रहता है, क्या शासन व्यवस्था, तो ये सारी चीजें रहती हैं। अब ये सुमेलित कीजिए, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप कर्मकांडी ब्राह्मण हो। तो इसमें कर्मकांड वाले जो भी है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग में कौन सा संवत चलता है और ये कौन सी सदी में या कौन से सन में हमारा स्टार्ट होता है। तो देखो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, ये हमारी पहली सदी ईसा पूर्व में है। शक संवत ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग में अभी हमारे यहाँ पे लागू है, ये सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, पता है। ये 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुआ था। गुप्त संवत 320 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम थे, इसके जो शासनकाल के राजा, वो गुप्त संवत उन्होंने चलाया था। एक कली संवत यदि आप लोगों को जानकारी ना हो तो वो जरूर, ये महाभारत समकालीन है। इसके बाद आप लोग देखते होंगे 2250 ईसा पूर्व से लगभग 1522 ईसा पूर्व तक देखेंगे, यहाँ आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता मिल जाएगी। लेकिन इसके पहले जो शिलालेखों में वर्णन पाया जाता है महाभारत का, तो उसमें आपने एक और आगे मिलेगा प्रश्न याहोल के अभिलेख में महाभारत का युद्ध का वर्णन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और ये जो कली संवत है ये महाभारत का समकालीन है, तो ये ज्यादा संभावना है आपसे पूछने की। अब आते हैं कार्बन 14 तिथि क्या है, इसका निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया। देखो कार्बन 14 मैं बता दूं आपको, इसी के द्वारा किसी अभिलेख या कोई भी चीज है इसका पता लगाया जाता है कि कितने वर्ष पुरानी, या कोई भी हमारे जो भी लोगों के, नागरिकों के या कोई जानवरों को जो भी अवशेष होते हैं उनको कार्बन C14 जो हमारी होती है वो विधि होती है। ये बिलार्ड लिब्बी, ये इतिहासकार है, इनने एक विधि का पता लगा के और ये जानकारी पता लगाई जाती है कि ये कितनी पुरानी है, और इसी से हमारा जो भी जानकारी लगी है हड़प्पा सभ्यता, ये यहीं से पता लगा है कि 2500 वर्ष पुराना है और 3000 वर्ष पुराना है। अब प्राग ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है। देखो आप लोग पहली बात तो एक बहुत अच्छी सीख लेना, इतिहास को आप लोग तिथियों की नजर से मत देखना, इतिहास को देखना है आपको परिवर्तन की नजर से, कि यदि कोई राजा जब बदला है, कोई शासन पूरा, जैसे मान लो गुप्त काल खत्म हुआ, फिर उसके आगे कोई और काल आया, उसके पहले आया, फिर उसमें हमारा मध्यकाल में कैसे मुगल काल आया, कैसे हमारे मुस्लिम शासकों ने शासन किया, फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए, तो ये परिवर्तन देखना है आपको कि शासन में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है, कैसे कैसे समाज में परिवर्तन। इससे हम लोगों से, ये देखो मौलिक प्रश्न है और मौलिक से हमसे चर्चा होगी। प्राग ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है, जब से मानव ने लिखना सीखा, जब से मानव ने लिपि से परिचित हुआ। तो ये इसका ऑप्शन सी है, मानव ने जब से लिखना सीखा, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत। ऐतिहासिक, जब इतिहास शुरू होगा आपका, जब आपके पास लिपि होगी, वो आप शिलालेखों में या ये पत्र जो हमारे पत्रों पर लिखी जाती थी, जो पेड़ों की, इसमें ये सब जब तक आपके पास लिपि नहीं होगी, जब तक आपका ऐतिहासिक काल माना नहीं जाएगा। तो भारत में ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से शुरू माना जाता है। इसके पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक ऐसा काल मानते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं है। अब आते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल या पौराणिक काल। देखो सिंधु सभ्यता से 100% गारंटी लेता हूं मैं कि एक और दो प्रश्न जो हमारे बेस वाले हैं वो जरूर पूछे जाते हैं, तो ये आपसे बनना चाहिए। इसमें हम लोग सिंधु सभ्यता को मानते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें तो कोई शंका है नहीं है, जब भी यदि आएगा क्या मानते हैं तो आद्य, ठीक है, मान लेते हैं। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की कौन सी महत्वपूर्ण शैली प्रचलित थी। देखो आप लोग काव्यों से, भाषा से, लिपि से, क्योंकि आपका जो विषय है वो धर्म वाला है, इसमें इन सारी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण रखी जाती है, तो ऐसे प्रश्न आपको जरूर पता होना चाहिए। मान लो एक और दो प्रश्न ऐसे आए तो आपसे ऐसा नहीं है कि नहीं बनना चाहिए, बन जाना चाहिए। यदि 30 से 40 मिनट की क्लास में आपसे 2 प्रश्न बनते हैं तो डेली का आप लोग ऐसा लगा लेना अंदाज, तो आपको कोई आप बाहर नहीं हो सकते परीक्षा ये। हालांकि फिर
फिजिकल और मेडिकल में क्या हो वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करेगा। बाकी लिखित पेपर में फिर आपको कोई वाहन नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की कौन सी महत्वपूर्ण शैली प्रचलित थी? दंत कथाएं, अभिलेख और शिलालेख, नाटक और काव्य और लोक कथाएं। देखो प्राचीन भारत में अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या होना चाहिए। प्राचीन भारत में हमारा 600 ईसा पूर्व जब से लिपि आई, और लिपियों में हमने अभिलेखों में, पत्थरों में और बड़े बड़े शिलालेख में उत्कीर्ण करवाए। बहुत अपनी अपनी जैसी महानताएं, राजा अपने आप को क्या उपाधियां देते थे, ये सारी चीजें हम लोग करवाते थे। तो अभिलेख और शिलालेखों में करवाएंगे तो यही से प्राचीन इतिहास का लेखन माना जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अगला, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये हमारा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो अब इसमें तो किसी को कोई होना नहीं चाहिए कंफ्यूजन। अब लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है? इसमें कई हमारे साथियों को पता होगा, ये नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन अभी कई साथियों को इस प्रश्न में द्वंद्व होगा कि आखिर श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। देखो वेद श्रुति ग्रंथ का, और ये श्रुति ग्रंथ का नहीं मानने का कारण क्या है? ये हमारा डी ऑप्शन है पुराण, और इसमें बहुत सारे जैसे खगोलीय, आयुर्वेद, ऐसे हमारे कई अन्य और वैज्ञानिक जो विषय जुड़े थे वो पुराण के, इसमें श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं इसको मानते, इसको हम लोग मान लेंगे रिसर्च वाला। ठीक है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ये मुझे लगता है देखो जिसको नहीं है वो सीख लेना। त्रिपिटक बहुत महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म का, और इसका केवल आरटीजीएसयू से संबंध नहीं है, ये हर प्रश्न या हर परीक्षा जो हमारा लेने वाला है उसका ये बहुत चहेता प्रश्न होता है, और ये हमेशा ही, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाली बातें रहती है और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ पे बौद्ध धर्म की शुरुआत और फिर उसने वैश्विक छवि बनाई, इसलिए ये पूछ लेते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? ये त्रिपिटकी के अंदर ही एक ग्रंथ है, ये भी हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंद-पन्हु क्या है? इसमें किसका संवाद है? तो जब मिलिंद-पन्हु क्या है तो अब इसमें ये सारी चीजें हैं, तो एक तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि ये ग्रंथ है, लेकिन है किसका? तो इसमें मिलिंद राजा और नागसेन जो हमारे बौद्ध भिक्षु थे उनके एक बीच का संवाद है, और ये बौद्ध ग्रंथ और नागसेन और मिलिंद राजा के बीच में संवाद होता है। इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये थोड़ा समझ लेना। कौटिल्य ने जहां तक आंशिक रूप से तो सभी पहलुओं पर, लेकिन जो मुख्य रूप से हमारा प्रकाश डाला है वो राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक नीति पर ज्यादा उनके जो हमारा अर्थशास्त्र उसका प्रभाव या उसका महत्व है इस क्षेत्र में। फायान कहाँ का निवासी था? तो देखो फायान, ह्वेनसांग, सिंह, ये बहुत सारे एक से नाम है, इसमें आप लोगों को एक बार समझना है अच्छी हिंदी में, और जैसे आपको यदि ट्रिक समझ में आए कोई, जैसे आप जोड़ सकते हैं तो वैसे भी जोड़ लेना। देखो फायान हमारे चीन का निवासी था जब हमारे यहाँ पे आया। फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये अब आप लोगों को इसमें कोई, अब मुझे तो नहीं लग रहा है कि शंका होना चाहिए, यदि आपको होती है तो फिर थोड़ा प्रैक्टिस दो बार कर लेना। चंद्रगुप्त द्वितीय हमारे यहाँ के शासक थे जब फायान ने भारत की यात्रा की थी, और फिर हमारे यहाँ की बहुत शासन पद्धति और सारा जो हमारे यहाँ पर देखे सांप्रदायिक सौहार्द जो था वो यहाँ से देखकर चकित रह गया था कि कैसे लोग कैसे एक दूसरे से मिलके और कैसे धर्म का पालन करके रहते हैं। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री? तो ये देखो फायान में कंफ्यूजन नहीं होना, वो चंद्रगुप्त द्वितीय, आप द्वितीय प्रथम में हो सकते हैं कंफ्यूज, और ये बाहरी यात्री है हमारे यहाँ की ने बड़ाई की है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं धर्मगुरु में, आपको पता होना चाहिए हमारी पुरानी की क्या इतिहास रहा है और कैसे हम लोगों की विख्याति थी पूरे विश्व में। तो इन्हीं लोगों के द्वारा हुई, जब वो यहाँ आए उनने लिखी है पुस्तकें और वापिस गए तो वहां पर ये सारी शासन पद्धतियां बताई। तो ह्वेनसांग आए हर्षवर्धन के समय। अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? ये आपको इसमें नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है ये महमूद गजनबी। ठीक है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये दक्षिण अफ्रीका से, मोरक्को से। तो इसका ऑप्शन ये है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। अब 3 हो गए हमारे, फायान, ह्वेनसांग और इब्न बतूता। ये इतिहासकार है, इसको पता होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है इसका।
प्रैक्टिस करते चलना है, ये लिखो नहीं तो ठीक है, 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बिल्कुल आपके होंठों पर आ जाएगा पूरी सारी चीजें। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब? 1861 ईस्वी में अंग्रेजों के समय में हुई है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा बेसिक सवाल है, और यही ऐसे कोई कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं फिर वही नहीं बनते, क्योंकि हम लोग ज्यादा फंस जाते हैं। हम लोगों को मैंने बताया आप लोग अपने स्तर से सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो मेरा स्तर थोड़ा अलग रहेगा कि जो पूछे जा सकते हैं। ज्यादा मैं आपके सामने सामग्री रख दूंगा, आप लोग भ्रमित हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा आपके अंदर, तो मैं वो सब नहीं करूंगा। आ जाएंगे हम लोग, ये भारतीय पुरातत्व का जनक, राष्ट्रीय वो इतिहास का जनक, ये सब आपको पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता कौन थे? ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं आरटीजेसीयू में, इसमें नहीं होना चाहिए बिल्कुल आप लोगों को। दयाराम सायनी साहब अपने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921, ये पता होना चाहिए। ठीक है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो हमारे जेम्स प्रिंसेप साहब, ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं हम लोग, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप संस्कृत से हैं। पहले हमारी वैदिक संस्कृत ज्यादा कठिन थी, फिर उसको व्याकरण से लाके और एक सरलीकृत किया गया, लेकिन उसके बाद भी और भाषाओं का और लिपि का होगा। एक तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे अरबी वो लिखी जाती है, उर्दू अरबी, तो ऐसी एक खरोष्टी लिपि में हमारी, आप लोगों को पता होगा, एक बौद्ध, इसमें क्या बोलते हैं इसको, सिख धर्म से संबंधित पंजाबी है, ये भी हमारी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, और इसका भी उल्टा ही क्रम से उसका रहता है, खरोष्टी लिपि का दाएं से बाएं लिखी जाती। तो ये हमको याद रखना है। अशोक क्योंकि महान सम्राट थे, इनसे एक आध प्रश्न ज्यादा संभावना बनती है, तो हम लोगों को इनके थोड़ा शिलालेख जानना है और इनकी भाषा और लिपि देखनी है। तो प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इसमें अब हाथी गुम्फा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये हाथी गुम्फा है इसका नाम, माँ कट गया है, लेकिन ये आपको याद हो जाना चाहिए। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से? तो ये थोड़ा गौर करना इसको, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, तो ये रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 30, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसमें नहीं लगता है मुझे, जिसने इतिहास थोड़ा पहले से पढ़ते हैं और जिसका टारगेट बनना होगा धर्मगुरु, वो ये छोटे छोटे प्रश्न जरूर कर लेते होंगे। ये समुद्रगुप्त है हमारे। महरौली लोहा स्तंभ आज भी जैसा पहले बना था वो अभी भी दिल्ली में जो का तो खड़ा हुआ है। तो ये महरौली लोहा स्तंभ कहाँ? दिल्ली में। और कौन सी सदी में? चौथी सदी में। सती प्रथा का पहला पुरातत्व उल्लेख कहाँ मिलता है? ये आपको बताया आप लोग कहाँ? देखो हमारी लगभग 6वीं सदी में सती प्रथा का जिक्र आता है, और मैंने एक क्लास में सती प्रथा का एक, आप लोग नहीं जो नए जुड़े हैं वो नहीं पढ़े होंगे, तो मैंने बताया था कि कोई भी जब वो समकालीन समय में कोई प्रथा होती है तो वो बुरी कभी नहीं होती है। समस्या क्या है कि समय बीतने के समय जैसे ही हमारे मानव का या समाज का विकास होता है, संस्कृति का, वैसे वो धीरे धीरे कई ऐसी संस्कृतियां, प्रथाएं होती हैं जो गलत होने लगती हैं, नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। तो भी वर्तमान में यदि हम लोग सती प्रथा है तो वर्तमान में तो बहुत गलत है। ऐसे ही ट्रिपल तलाक जो अभी वर्तमान में हटाया गया तो वो भी बहुत गलत था, लेकिन हमारी जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथा थी वो भी गलत थी। तो उसमें तो ऐसा है कि अंग्रेजों के समय, लेकिन मुस्लिमों से वहां पर एक उन लोगों ने दोहरा चरित्र अपनाया, जो मुस्लिमों की इस प्रथाओं पर प्यार नहीं, क्योंकि वो डरते थे कि यदि हम लोग दोनों धर्मों से लड़ना सीख जाएंगे, इनकी प्रथाओं से, संस्कृति से, तो फिर हम लोगों को निपटना मुश्किल हो जाएगा, शासन करना। तो वो किसी एक धर्म को टारगेट करते थे अलग अलग करके। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कैसा व्यवहार किया है। ऐहोल प्रशस्ति व रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये दरबारी कवि थे पुलकेशियन प्रथम, पुलकेशियन द्वितीय, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय। तो पुलकेशियन द्वितीय है, इसको आपको बिल्कुल, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर ऐसी शिलालेखों में ऐसे उत्कीर्ण है कई चीजें जो आप लोगों को पूछी जा सकती है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? तो ये भी ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है, इसीलिए मैंने बोला कि ऐहोल का थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पुलकेशियन द्वितीय याद रखना है,
हमारे कालिदास साहब वहीं से संबंधित है। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये 600 ईसा पूर्व आपको सभी को पता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा समझ लेना, भारत में प्राचीनतम मुद्रा मानी जाती है, हमारे यहाँ पे आहत सिक्के माने जाते हैं, क्योंकि पहले फूटी कौड़ी चलते थे और फूटी कौड़ी से हम लोग 16 आना तक आके 1 रुपए तक आ गए थे 25 पैसे से। आहत सिक्के याद रखना, बाकी सब ये गलत है। भारत में स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम किसने चलाई? देखो भारत में तो स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले आप लोगों को पता है कि कुषाण शासकों में आई, लेकिन जो हमारे व्यापारी थे ये इंडो बैक्टीरियन, जो हमारे ग्रीस के थे व्यापारी, इनके द्वारा सबसे पहले भारत में आगमन हो जाता है स्वर्ण मुद्राओं का। लेकिन जो भारत में चलाना हुआ है वो होता है कुषाण शासकों में। लेकिन सोने के सर्वाधिक जो सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। अब इससे एक प्रश्न और बन जाता है कि किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा इस काल में स्वर्ण के सिक्के जारी होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको बिल्कुल सबको पता होना चाहिए, आप बार बार ऐसे प्रश्न देखते रहे होंगे। तो ये गुफाओं की शैल चित्रों के लिए, ठीक है। अब ये थोड़ा अंकोर वाट कहाँ स्थित है, ये आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अंकोर वाट कंबोडिया में है, ठीक है। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिव्रत और राजवंशी इतिहास तथा वीरगाथाओं कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? श्रमणियों का, परिव्राजकों का, अग्रहारिकों का या मागध का? तो इसमें आपको थोड़ा समझ लेना है कि मागध होता क्या है आखिर। इसका मागध वालों का था, ये कौन थे, ठीक है। 42 हमारा आ जाता है। ये मागध जो थे, ये जो वैदिक युग में हमारे पुरोहित वर्ग था, उनके ये वंशकालीन या वंश के माने जाते हैं मागध, ठीक है। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अवलेख में हुआ? महाभारत बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है इसमें, आपको इसको आना चाहिए। ये पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। देखो ऐहोल की आपसे ज्यादा चर्चाएं हुई हैं, ऐसे जूनागढ़ वाली भी अब चर्चाएं अगले में हो जाएंगी। अभी 40 से 42 हमारे हो गए हैं और यहीं तक हमारी ये क्लास है। आगे हम लोग प्राचीन ज्यादा से ज्यादा, मेरी कोशिश रहेगी कि 150 प्रश्नों में हमारा हो जाना ये चाहिए। और पढ़ाने में थोड़ा इसमें ज्यादा लंबा समय लगता है, तो वो हमारे पास है नहीं, क्योंकि दिन में अब हम लोग 4 क्लासें लेने वाले हैं और 4 में एक रहेगी हमारी जो बेसिक वाली, एक क्लास रहेगी प्रैक्टिस की करंट वाली, एक रहेगी हमारी इसकी साइको वाली। और साइको को लिखना ना चाहे तो मत समझे, साइको को केवल सुनना है, समझना है, इनको प्रैक्टिस करना है और समझना है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हो सकता है। और यदि आप लोग कुछ 1-2 मित्र हमारे थे, एक शायद मिश्रा करके कोई आईडी बनाए हुए, तो उन्हें एक प्रश्न थोड़ा गलत टाइप, या 1 महीने 2 महीने पहले राजनाथ सिंह जी ने एक भाषण दिया था यहाँ पर इंदौर के एक आर्मी कॉलेज में, या भारत ने 21 करोड़ का पार कर लिया है व्यापार। वो दिसंबर की न्यूज थी और उसमें करंट में ना आके अभी अप्रैल में दोबारा से एक डेटा आया था, उसमें 23 करोड़ का हो गया है, 23,000 करोड़ का। तो इसमें थोड़ा बहुत अच्छा मुझे प्रसन्नता हुई कि आप लोग बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं, और ऐसे ही बारीकी से पढ़ेंगे आप तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखो आप लोग यदि गलती पकड़ते हैं तो बिल्कुल मुझे अवगत करवाएंगे। यदि आपको लगता है कि कुछ सुधार होना चाहिए, देखो हम लोग आप एक ही हैं, साथी हैं, बिल्कुल मित्र हैं, आपको समझना नहीं है, ठीक है। जो भी लगता है कि ये मैं रास्ता बता सकता हूँ और आप बिल्कुल मुझे अवगत कराएंगे कि सर आप यहाँ थोड़ा सुधार करें तो और हम लोगों को लाभ हो सकता है। मैं पूरा, देखो मैं केवल अभी 1 महीने अपना पढ़ाई बंद करके आप लोगों की ही मदद में अब मैं बिल्कुल समर्पित हो गया हूँ। और कोशिश, कुछ हमारे एक साथी का और भी कमेंट था, मैं उनसे भी बोल दूं कि देखो मैं धर्मशास्त्र को क्लास में लेके नहीं आ सकता। यदि आप चाहें कि आपको कुछ है तो ऐसे कई मेरे पास
नोट्स पढ़े हैं, जैसे 1000 प्रश्नोत्तरी महाभारत की, रामायण की, आप लोगों को जो भी कर्मकांड से शुरुआत से पढ़ाई की है, इस क्षेत्र से जुड़ा है, तो उनको अलग से कर्मकांड की जरूरत है नहीं है। वो तो बिना पढ़े भी चले जाए तो उनका दूसरा पेपर निकल जाता है। हालांकि अब थोड़ा समस्याएं आ गई हैं साइको वाले प्रश्न की, इसमें से 10 से 15 प्रश्न उन्हें पूछना है, तो इसमें आप लोग यदि मेरी क्लास सुनते ही रहेंगे तो इससे वो आप निकाल ले जाएंगे। तो दूसरा पेपर में आपको कोई टेंशन है नहीं है। पहले पेपर में मैंने आपको विश्वास दिलाया है, वादा किया है कि आप लोग यदि परमानेंट लास्ट तक मेरी, देखो क्लास मिस करेंगे फिर मैं गारंटी नहीं दे सकता, यदि मेरी सारी क्लासें फॉलो करते हैं और समझते हैं और स्वयं से अलग से आपको मेहनत करनी। देखो मैंने इसके पहले भी बताया था कि कोई भी कोचिंग क्लास, कोई भी टीचर आपकी परीक्षा पास करवा ही नहीं सकता है, ये यथार्थ सत्य है। ठीक है, आप दिल्ली चले जाएं और जो भी ये मजे वाले, जिसको बोरिंग होती है और ज्यादा मजे, वहां आपने एक लोग टीचरों का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, बड़े मजे करवाते हैं, तो जिनने उनसे कोचिंग ले रखी है और फिर वहां 5-5, 8-8, 10-10 साल से डले हुए, तो उनका थोड़ा दर्द समझना कि वो उस समय यदि आप लोग यथास्थिति यथार्थवादी बन गए होते, वो मजाक में ना बह के और शुरुआत से अपनी मेहनत कर लिए होते, तो इतना दर्द और इतना लेट नहीं हो जाते। तो हालांकि सफलता मिलेगी, मैं ईश्वर कामना करता हूँ कि मिल जाए, लेकिन ऐसी कुछ चीजें होती हैं। और पढ़ाई देखो एक बोरिंग वाला नहीं है ना, हमको कोई एंजॉय वाला बनाना है। हमको सीधा देखना है कि हमको भारतीय सेना में धर्मगुरु बनना है और देश की अपना जो भी जीवन है वो अपना समर्पण करना है। तो इस नज़रिए से हाँ, कोई चीज़ें आपको नहीं लगेंगी तो आपको थोड़ा बोरिंग होगी, तो आपको देखो बोरिंग के नज़रिए से हटना नहीं है, उसको समझना है, और जैसे ही आप लोग समझने लगेंगे वैसे ही आप लोगों को अच्छा लगने लगेगा। तो यही बात सोचते हुए जो भी मैंने बताया था कि मुझे ज़्यादा साथियों की ज़रूरत नहीं है, जितने हमारे छात्र हैं 25 से 30 हैं जो सीरियस रहे मेरे साथ, और बस मैंने उन्हीं को बोला था कि इन्हीं को मैं इंटरव्यू दूंगा। इसके अलावा मुझे ज़्यादा भीड़ और ऐसे साथियों की जरूरत नहीं है, और वो भी 25 से 30 वो हों जो बिल्कुल 100% तैयार हो कर्मकांड में, बाकी फिर मैं सारी तैयारी करवाऊंगा। तो मेरा जितना भी अपना मैं टारगेट लेके चलता हूँ, मैं ईमानदारी से आपकी मदद करूंगा, और जिसको लगता है तो वो अपना स्वतंत्र है, और जिसको लगता है कि यहाँ हमारी मदद इतनी नहीं हो पा रही है और यहाँ हम लोग नहीं सफल हो पाएंगे इतने सारे में, तो आप लोग और भी रास्ता अपना सकते हैं, इसके लिए आप आज़ाद हैं। ठीक है, मेरी बात किसी को बुरा मानना नहीं है, थोड़ा जिसको लगे बुरी तो उसको समझना है कि मैं जो भी बात करता हूँ सीरियस में, और मुझे बातें ज़्यादा, मैंने बताया था कि मुझे ऐसी बातें ज़्यादा आपको लगता हो कि मिर्च मसाला वाली और फालतू वाली बातें, ये मैं ज़्यादा पढ़ने के क्षेत्र में मैं सीरियस रहता हूँ, उसमें थोड़ा मजाक का मूड नहीं रहता हूँ। वैसे आप पर्सनली में मुझसे मिलना चाहें तो कभी मिलेंगे हम लोग मथुरा वृंदावन में, और अगले शायद हो सकता है कि अगले इंटरव्यू तक, तो वहाँ पर देख लेना कि मैं भी बहुत एंजॉय करता हूँ। लेकिन मेरा वो ये कि धारते इति धर्मा, समय परिस्थिति के अनुसार जो हमारा कर्तव्य है उसमें कोई मजाक नहीं, वो ईमानदारी से निष्ठा के साथ करना है, यही मैं अपनाता हूँ। और इसीलिए मैं साइको का इतनी अच्छी गहराई से अध्ययन करता हूँ, इन्हीं सब चीज़ों को अपने धारण करता हूँ, और इसी से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, धन्यवाद।